सेंट्रल बैंक। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को आगे देखो, वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है और हम कब उसका बर्थडे मनाते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक एक तरह से कह सकते हैं सारे बैंक्स का ही क्या है, पापा है। ठीक है, जितने भी बैंक हैं, यानी कि ये हमारा हो गया एसबीआई, हो गया एक्सिस बैंक, हो गया और दुनिया भर के जितने भी हमारे इंडिया में बैंक्स हैं, ये सारे बैंक्स के इसके अंडर में। ठीक है, किसके? सेंट्रल बैंक के अंडर में, जिसका नाम है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ था। तो सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? सेंट्रल बैंक क्या करता है? रेगुलेट और ऑपरेट करता है एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम को, रेगुलेट्स एंड ऑपरेट एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी में जितने भी बैंक रिलेटेड, मॉनेटरी रिलेटेड काम है, सिस्टम है, सबको मेंटेन करने का काम, सबको ऑपरेट रेगुलेट करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे आरबीआई का होता है। हमारे आरबीआई के पास पावर है क्या करने की? इशू करेंसी। इट हैज सोल मोनोपोली टू इशू करेंसी। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आरबीआई के यानी हमारे सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ओके, सबसे पहला फंक्शन है सोल मोनोपोली, जो हमने अभी ऊपर भी देखा, सोल मोनोपोली टू इशू करेंसी। मतलब क्या? आरबीआई के पास मोनोपोली है, पावर है, सारे टाइप्स के पेपर नोट्स हो गए, पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये सब कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। सिर्फ एक चीज छोड़ के, जो 1 रुपए का कॉइन होता है ना, 1 रुपी का कॉइन, वो आरबीआई इशू नहीं करता। उसे कौन इशू करता है? उसे फाइनेंस मिनिस्टर इशू करता है, जो कि फिलहाल हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक है, वो भी कब? जब हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, तब 1 रुपी का कॉइन जो है फाइनेंस मिनिस्टर इशू करता है। बाकी की सारी की करेंसी जो है, पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स है, उसे इशू करने की पावर आरबीआई को होती है। आरबीआई क्या करता है? ये करेंसी इशू करने के लिए ऐसा नहीं है कि बस मन में आया और नोट्स छाप दिए, उनको उन सारी करेंसी को हमें क्या करना पड़ता है? किसी ना किसी चीज़ से बैकअप देना पड़ता है, जो कि जनरली एसेट्स होती हैं। एसेट्स से हमें इन सारी करेंसी को बैकअप देना पड़ता है ताकि इनकी मार्केट में वैल्यू रहे। ऐसे किसी भी चीज़ को हम करेंसी नहीं बोल सकते ना। ये सारी की सारी चीज़ें आरबीआई में बैक्ड हैं बाय एसेट्स। एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, मतलब बहुत सारे डॉलर्स, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स और न जाने क्या क्या रखा गया है, तब जाके करेंसी हमारी आरबीआई इशू कर पाता है। सेकंड जो फंक्शन है आरबीआई का, दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब देखो, हमारे बैंक कौन है? एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, और भी जितने बैंक हैं ये हमारे बैंक हैं, यहाँ पर हमारा अकाउंट होता है। लेकिन गवर्नमेंट का भी तो कहीं पे अकाउंट होगा ना, तो गवर्नमेंट का अकाउंट किसके पास होता है? आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन करके रखता है, जितने भी गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मैनेज करता है आरबीआई। गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिसीप्ट्स करता है, पेमेंट्स करता है। कौन? आरबीआई करता है। और कई बार गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है कि कैसे इकोनॉमी में क्या फाइनेंशियल और मॉनेटरी जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाएं। थर्ड फंक्शन ऑफ आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जैसे हमने इधर ही देख लिया इस डायग्राम में, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कि इतने सारे कॉमर्शियल बैंक हैं। एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक भी हैं, पब्लिक बैंक भी हैं, इतने सारे बैंक्स हैं। तो इन बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई पावरफुल अथॉरिटी चाहिए। तो आरबीआई क्या करता है? इन सबको रेगुलेट करता है। आरबीआई इन सबको सुपरवाइज करता है, इन सारे बैंक्स को कंट्रोल करके चलता है। अब ऐसे क्या फंक्शंस हैं, और भी हैं फंक्शंस जो आरबीआई परफॉर्म करता है। ये हो गया बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, उन सबको देखता है कि कहीं कोई बैंक घपला नहीं कर रहा है, कोई कॉमर्शियल बैंक, सबको अच्छे से बांध कर रखता है, जिससे कि सब लोग अच्छे से काम करें, फ्रॉड्स ना करें। नेक्स्ट है रिजर्वायर ऑफ कैश रिजर्व। मतलब क्या? हमने पहले देखा था एलआरआर, वैसे ही एक होता है सीआरआर, मतलब कैश रिजर्व रेशियो, मतलब एक ऐसा परसेंटेज जो अमाउंट का, डिपॉजिट्स का, मतलब ये हमारे, देखो ये हमारा
कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक ले लो, नॉट सेंट्रल बैंक, यहाँ पर पब्लिक आई, पब्लिक ने कुछ डिपॉजिट्स रखे। तो दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि हमारा चिंटू आया, उसने 100 रुपीज़ यहाँ पर डिपॉजिट करवाए। इसमें से ये बैंक क्या करेगी, 10 रुपीज़ अपने पास रखेगी, 10 रुपीज़ ये दे देगी किसको, आरबीआई को। तो जो पैसा या जो परसेंटेज वो आरबीआई को देती है उसे सीआरआर कहते हैं, ठीक है। और बाकी का जो 80 रुपीज़ है वो लोन के फॉर्म में हमने देख लिया था, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में इकोनॉमी में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा परसेंटेज डिपॉजिट का जो कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सीआरआर, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है जो फंक्शन आरबीआई का यानी सेंट्रल बैंक का, वो है क्लियरिंग हाउस। अब देखो हमें पता है कि जितने भी बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उन सबका अकाउंट किसके पास होता है, आरबीआई के पास। ये आरबीआई है और ये बाकी के छोटे छोटे बैंक है, ठीक है। अब ये जितने भी बैंक है ना, ऐसा नहीं है जैसे हम आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं वैसे बैंक्स भी आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं। कई बार एसबीआई एक्सिस से करता है, एचडीएफसी से करता है, आईसीआई से, ठीक है। तो क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं वो एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद जैसे हम लोग एक दूसरे का पैसा नहीं चुकाते हैं ना, वैसे ही बैंक भी कई बार एक्सिस से बोलता है, एसबीआई मैं तेरा पैसा अभी नहीं दे रहा, बाद में दे दूंगा। एक्सिस बोलता है मुझे अभी चाहिए, कई बार एक्सिस नहीं देता, तो ये चलता रहता है। तो आरबीआई करता है, रुको मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। आरबीआई क्या करेगा, सीधे, क्योंकि सारे बैंक्स का अकाउंट आरबीआई के पास है, आरबीआई डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज पास कर देगा, जिसका पैसा जिसको मिलना चाहिए था उसका पैसा उस तक पहुंच जाएगा। तो ये क्लियरिंग हाउस का इस तरह से काम करता है। सिक्स्थ फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या, जैसे हम जनरल पब्लिक, जब हमारे पास पैसा नहीं होता, कुछ करना होता है काम, हम किसके पास भागते हैं, कॉमर्शियल बैंक के पास, कि प्लीज़ हमें लोन दे दो, हमें पैसा दे दो। सेम केस में अब जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो जाएगा आरबीआई के पास, कि आरबीआई आरबीआई हमें पैसा दे दो। कैसे, डिस्काउंटिंग द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, जो भी उसके पास सिक्योरिटीज़ होती हैं कॉमर्शियल बैंक के पास, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, इन सबको डिस्काउंट करवा के वो आरबीआई से पैसा ले लेते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इसके भी दो पार्ट होते हैं। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई अगर मतलब सिंपल भाषा में कहें तो सेंट्रल बैंक यानी हमारा जो आरबीआई है वो पूरी हमारी इंडियन इकोनॉमी है, मतलब ये हमारा आरबीआई है और ये हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी है। इस इंडियन इकोनॉमी में कितना पैसा फ्लो होगा, मतलब सबके पास कितना पैसा रहे, हमारी पूरी कंट्री में कितना पैसा रहे, कम रहे ज़्यादा रहे, मतलब 1000 करोड़ रुपीज़ का, ये तो बहुत कम बोला मैंने, लेकिन कितना एग्जाम्पल के लिए, मतलब 1000 रुपीज़ रहें, 10,000 रहे, कितने पैसा रहे हमारी इस पूरी इंडियन इकोनॉमी में, ये कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। उसको कैसे कंट्रोल करना है कि पैसा कितना रहे, ये आरबीआई डिसाइड करता है। और इसके लिए वो दो मेजर्स का यूज़ करता है जिन्हें हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और एक होता है क्वालिटेटिव मेजर। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, पूरी इकोनॉमी, होल इकोनॉमी में वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, मतलब पूरी की पूरी इंडिया में, ठीक है, कहीं किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, पूरी इंडियन इकोनॉमी में पैसा जब रेगुलेट करना होता है उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजर। और सिर्फ पर्टिकुलर कुछ सेक्टर में, कुछ गिने चुने चुने हुए सेक्टर में, कुछ पर्टिकुलर एरिया में जब मनी सप्लाई को रेगुलेट करना होता है उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेजर। डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में कि क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनमें हम तीन टर्म्स पहले समझ लेते हैं क्या होती है, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। लेकिन इन्हें समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पापा हैं, ठीक है, ये छोटे से आप हो और ये आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये आपके फ्रेंड्स हैं। आप तीनों स्टेज, वे स्टेज 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तीनों को मिलके किसी ना किसी तरह से बिजनेस करना है। अब क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स ने कहा कि हम उन्हें तीनों को बिजनेस करना है, उनके पास लेकिन पैसा नहीं है, आइडिया सब कुछ है लेकिन उन्हें पैसा करना है, ठीक है। उनको आपने बता के रखा है कि मैं ना बहुत अमीर आदमी हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, ठीक है, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे आके ले जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो तुमसे आके हम पैसा ले जाते हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ तो हो नहीं, आपने कहा कि पैसे दूंगा लेकिन इंटरेस्ट भी लूंगा, है ना, आप इनको पैसा दोगे तो आप इनसे इंटरेस्ट लोगे। उनने कहा ठीक है ले लेना, तू भी अपना दोस्त है, याद रखेगा।
तो आपने कहा ठीक है, अब आपने तो कह दिया कि ले लेना पैसे, लेकिन आपके पास भी नहीं है। आप किससे माँगोगे? आप जाओगे अपने पापा के पास, है ना? पापा से बोलोगे, "पापा मुझे पैसे चाहिए किसी काम से, ठीक है? मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूँगा।" आपके पापा ने भी बोल दिया कि चल ठीक है, रिटर्न करना तो करना लेकिन इंटरेस्ट के साथ करना, ठीक है? तो अब क्या हुआ, आपने पापा से माँगे, 100 रुपीज़ माँगे। पापा ने कहा ठीक है, 100 रुपीज़ दे रहा हूँ लेकिन 50% ब्याज के साथ, ठीक है? अब आपके फ्रेंड्स को कितने चाहिए थे? तीनों को 100-100 चाहिए थे। इसे भी 100, इसे भी 100, इसे भी 100, ठीक है? अब आपके पापा ने आप पर 50% का इंटरेस्ट लगा दिया, मतलब आप जब इनको 100 वापस करोगे तो आपको 50 रुपीज़ और वापस करने पड़ेंगे। मतलब क्या, आप इनसे या तो 50 रुपीज़ का 50% इंटरेस्ट आप इनसे भी लोगे या इनसे ज़्यादा लोगे, ठीक है? तो आपने पापा से 100-100 करके 300 रुपीज़ आपने ले लिए। अब ये 300 रुपीज़ जब आप इन लोग को दोगे, तीनों को, तो आपने कहा कि अब मुझे इस पे चाहिए ज़्यादा नहीं, चलो 60%, 60% वैसे ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होता, हद से ज़्यादा है ये। 60% का इंटरेस्ट आप इनसे ले रहे हो, तो ये लोग क्या बोलेंगे, "अरे! अरे! ये तो बहुत महँगा दे रहा है तू, हम इतने पे तेरे से नहीं ले पाएँगे, इतना नहीं, मतलब इतना नहीं ले पाएँगे, एक काम कर, 100-100 हम नहीं ले रहे, अब हम 50-50 ले रहे हैं सब, ठीक है? अब हमें 100-100 नहीं चाहिए।" मतलब पहले ये लोग आपसे 300 रुपीज़ ले रहे थे एज़ अ लोन, लेकिन क्योंकि आप इनको 60% के इंटरेस्ट पे दे रहे हो, मतलब ये 60 देगा आपको इंटरेस्ट के साथ, मतलब 160 ये लौटाएगा, फिर 60 ये लौटाएगा, फिर 60 ये लौटाएगा, यानी आप 180 रुपीज़ इनसे एक्स्ट्रा ले रहे हो, है ना? आपने पापा से 300 लिए और आपको पापा को कितने देने हैं? 300 प्लस 150, है ना? और उनको आप 300 दोगे और उनसे लो कितना? 180, मतलब ये बेचारे 180 का इंटरेस्ट आपको देंगे, आप पापा को 150, क्योंकि आप भी तो कुछ कमाओगे। तो इन्होंने कहा हम इतना इंटरेस्ट नहीं दे पाएँगे, इतना नहीं दे पाएँगे, तो एक काम करते हैं, हम लोन कम लेते हैं, 50-50 रुपीज़ का हम लोन लेते हैं। आपने कहा ठीक है, तो फिर क्या किया आपने, इनको लोन 50-50 रुपीज़ का दिया, मतलब अब इनके पास कुल मिलाकर 150 रुपीज़ हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो बस अब इसको रिप्लेस कर दो। समझो कि ये पापा नहीं, ये हमारा आरबीआई है, ये आप नहीं, कॉमर्शियल बैंक है, और ये आपके फ्रेंड्स नहीं, जनरल पब्लिक है। ठीक है? मतलब क्या? आरबीआई से पैसा कौन लेता है? कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेती है पब्लिक। तो पब्लिक जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा लेने जाती है, लोन लेने जाती है, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट लगाता है, ठीक है? और कॉमर्शियल बैंक भी पैसा किससे लेता है? आरबीआई से लेता है। तो वो भी क्या करता है? इंटरेस्ट लगाता है। मतलब अगर आरबीआई ने 10% इंटरेस्ट लगाया है, तो कॉमर्शियल बैंक जब आगे जनरल पब्लिक को लोन देगा, तो या तो ये भी 10% देगा या भी 12% पे देगा, ठीक है? और अगर कॉमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट लगाया सपोज़ 20%, तो फिर ये 20% या तो लेगा कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से, या इससे भी ज़्यादा लेगा, या फिर पब्लिक क्या करेगी, जहाँ पब्लिक को, अब जैसे पब्लिक है, पहले 100 रुपीज़ का उन्हें लोन लेना था या 1000 का लेना था, जब इंटरेस्ट उन्हें पता था कि 10% इंटरेस्ट है, मतलब 1000 रुपीज़ और 10% यानी वो 100 और देंगे, यानी 1100 रुपीज़ उनकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है? 100 रुपीज़ की उनकी कॉस्ट आ रही है। अब क्या किया, 20% कर दिया कॉमर्शियल बैंक ने, मतलब अब उन्हें 1000 रुपीज़ पर 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो क्या वो करेंगे, वो बोलेंगे 200 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है, एक काम करते हैं, 1000 नहीं लेते, 1000 का प्लान कट कर देते हैं, हम 500 रुपीज़ लेंगे, मतलब हमारी कॉस्ट 100 ही आएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इंटरेस्ट की रेट्स बढ़ाने घटाने से क्या हो रहा है, पब्लिक जो है वो पैसा कम ज़्यादा ले रही है, मतलब हमें अगर लोन महँगा मिलेगा, इसे समझो कि ये कॉस्ट है, जो ये इंटरेस्ट आप दे रहे हो बैंक को, ये आपकी लोन लेने की कॉस्ट है। अगर ये कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? जैसे यहाँ पर हो गई थी, ये 200 ज़्यादा हो गई थी, तो आपने क्या किया, आपने अपनी परचेज़, यानी आपने जो लोन लेना था, वो लोन का अमाउंट आपने कम कर दिया। और अगर इंटरेस्ट फिर से कम हो जाएगा, तो अब इंटरेस्ट मान लो 1% है। आप बोल रहे हो बताओ 1% की रेट पर आपको लोन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, अब आप 1000 की जगह बैंक से बोलोगे लाओ 5000 रुपए दे दो। क्यों? क्योंकि इस 5000 के बदले आपको कितना देना है? सिर्फ़ 50 रुपए। मतलब 50 रुपए में आपको 5000 रुपए मिल रहे हैं। तो देखो, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, सॉरी, ये तीनों सेम वही चीज़ हैं, ठीक है? बैंक रेट क्या होती है? सबसे पहले बैंक रेट की बात अगर करें, तो बैंक रेट वो रेट होती है, रेट एट विच सेंट्रल बैंक, ठीक है? सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है लोन, किसको? कॉमर्शियल बैंक को, फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है? लॉन्ग टर्म बेसिस पर, बाय अप्रूविंग
सिक्योरिटीज, ठीक है, जो भी डिस्काउंटिंग लोन्स है, अप्रूव सिक्योरिटीज हैं, उन सब के थ्रू लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बैंक रेट और रेपो रेट में, और रेपो रेट में भी सेम यही है, बस यहाँ लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म। मतलब क्या, ऐसी रेट जिस रेट पर सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है लोन किसको, कॉमर्शियल बैंक को, बाय अप्रूविंग सिक्योरिटीज, ठीक है, बाय डिस्काउंटिंग अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो अब क्या होगा, अगर ये रेट और रिवर्स रेपो रेट जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। बैंक रेट और रेपो रेट क्या है, ऐसी रेट जिसपे कॉमर्शियल बैंक, यानी आपका जो कॉमर्शियल बैंक है आरबीआई है, ये कौन सी रेट है जिसपे आरबीआई प्रोवाइड करता है लोन किसको, आपके कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है। और जो रिवर्स रेपो रेट है, ये एरो गलत बन गया, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है किसको, आरबीआई को, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो अब खुद देखो, सबसे पहले बैंक रेट और रेपो रेट की बात करते हैं। ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है जिसपे कॉमर्शियल बैंक लोन देता है। सपोज करो आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है 10% की रेट पर, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है 10% की रेट पर। दूसरी तरफ आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है 20% की रेट पर। तो बताओ ज़्यादा कॉस्ट किसको पड़ेगी, कॉस्ट कम किस में है या ज़्यादा किस में? ऑब्वियसली 10% की रेट पर कॉमर्शियल बैंक को जो लोन है वो सस्ता पड़ेगा, है ना, चीप पड़ेगा, और 20% पे इसको हाई पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। अब इसमें क्या होगा, बेटर ऑप्शन नहीं है एक्चुअली में, क्या होगा, अब जब कॉमर्शियल बैंक को ये चीप पड़ेगा तो आगे भी ये क्या करेगा, 10 या 12% पे आगे लोन प्रोवाइड करेगा, और ये हाई है तो वो इससे भी ज़्यादा हाई रेट पर प्रोवाइड करेगा। तो अगर आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई को अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में बढ़ानी है, मतलब पब्लिक जो है अपनी वो ज़्यादा पैसा खरीदे, मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करना है तो क्या करेगा, बैंक रेट को और रेपो रेट को कम कर देगा। ये एरोज आप ऐसे बना के लिख लेना, ठीक है। अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो बैंक रेट और रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज करने से देखो यहाँ पे कम है, डिक्रीज करने से क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक को लोन सस्ता पड़ेगा, तो कॉमर्शियल बैंक आगे जनरल पब्लिक को लोन सस्ते पड़ देगी। जो क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी है कॉमर्शियल बैंक की वो इंक्रीज हो जाएगी। और वहीं अगर मनी सप्लाई कॉमर्शियल बैंक या आरबीआई को ही मेनली, कॉमर्शियल बैंक कुछ नहीं करता, मनी सप्लाई अगर आरबीआई को डिक्रीज करनी है, मतलब वो चाहता है कि लोगों के हाथ में पैसा ना रहे, लोग भिखारी बन के घूमे, भिखा वो जैसा चाहता नहीं है, लेकिन अगर उसे पैसा कम करना है लोगों के हाथों से, तो क्या करेगा, बैंक रेट को और रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, महंगा कर देगा। तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक को महंगा पड़ेगा। जब कॉमर्शियल बैंक को महंगा पड़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक भी आगे जो जनरल पब्लिक है, हमारी आम जनता है, उनको भी लोन महंगे रेट पर देगा। और जब महंगे रेट पर देगा तो हम इंडियंस, हमें महंगी चीज़ें पसंद ही नहीं आती है ना, हमें सस्ती चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, रखो अपना लोन, हम बाद में करेंगे जब रेट डाउन हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है वो हमने पहले ही देख लिया था। अब अगर आरबीआई को मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है तो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, वो रेट जिस पर आरबीआई लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक से। अब आरबीआई ने क्या किया है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया, मतलब आरबीआई बोल रहा है कॉमर्शियल बैंक से, तुम हमको लोन दो, तुम हमको पैसा दो, हम तुम्हें 20% का ब्याज देंगे, ठीक है। मतलब अगर वो हमें 1000 रुपीज़ देगा तो हम उसको 200 रुपीज़ और देंगे। तो कॉमर्शियल बैंक बोलेगा कि ये जो जनरल पब्लिक है इससे तो मैं इंटरेस्ट ले रहा था 10%, और जनरल पब्लिक लोन चुकाती भी है कि नहीं, मतलब अपन पब्लिक तो धोखा दे सकते हैं ना, लेकिन आरबीआई धोखा नहीं देता, ठीक है। वो कॉमर्शियल बैंक को पूरा लोन एज इट इज़ लौटा देगा विथ इंटरेस्ट। तो क्या होगा, जब इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो कॉमर्शियल बैंक सारा का सारा लोन या बहुत ज़्यादा लोन आरबीआई को दे देगा। कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा नहीं पब्लिक को देने के लिए, और जो मनी सप्लाई होगी इंडियन इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी। और वाइस वर्सा, मतलब अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है आरबीआई को, वो चाहता है कि लोगों के हाथों में पैसा रहे, तो वो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जहां वो 20% इंटरेस्ट दे रहा था कॉमर्शियल बैंक को, अब बोलेगा कॉमर्शियल बैंक तुम हमको लोन दो, पर हम तुम्हें अब इंटरेस्ट कितना देंगे, सिर्फ 1% देंगे। कॉमर्शियल बैंक बोलेंगे,
मतलब हम 1000 रुपीज़ तुम्हें देंगे और तुम सिर्फ बदले में सिर्फ 10 रुपए दोगे, तो इससे अच्छा हम पब्लिक को दे देते हैं। तो या फिर हम आपको तो नहीं दे रहे, पब्लिक को देंगे कि नहीं वो देख लेंगे, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को या तो नहीं देगा लोन, देगा भी तो बहुत कम देगा, मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास होगा पैसा ही पैसा, और कॉमर्शियल बैंक आगे ये पब्लिक को दे देगा, पब्लिक को पैसा दे देगा, तो जो मनी सप्लाई है इंडियन इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो जाएगी।